हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से भौतिकी विज्ञान अध्याय 1 के 5वीं वीडियो के बारे में बात करेंगे, यानी कि 5वां भाग है हम लोगों का। और इसके पीछे वाली वीडियो में हम लोग कूलाम से संबंधित बातें जाने थे, कूलाम का सदिशीय स्वरूप जाने थे, विद्युत आवेश तथा द्रव्यमान के बीच तुलना जाने थे। आज हम लोग बात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, और यह हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहले इस सिद्धांत को जानने के लिए हम लोग एक फिगर को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको एक 3D फ्रेम बनाना होगा, जिसमें x, y और z हो। यहाँ पे मूल बिंदु O है, और इसमें हम लोगों का जो ये बिंदु हम लोग लिए हैं, ये बिंदु आपका एक छोटा छोटा आवेश है, जिसको हम लोग Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn मान लेते हैं। और इनका स्थिति सदिश जो है, इसको हम लोग मान लेते हैं R1, R2, R3, R4 डॉट डॉट Rn मान लेते हैं। और यहां मूल बिंदु पर लगने वाला कुल बल जो होता है, उसको हम लोग F मान लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, इस फिगर से ही आपका अध्यारोपण का सिद्धांत क्लियर हो जाएगा। देखिए, किसी दिए गए आवेश पर उसके चारों ओर स्थित, यहां ध्यान रखेंगे, मान लीजिए कि यहां पे मूल बिंदु पर कोई ऑलरेडी आवेश दिया गया हो, तो किसी दिए गए आवेश पर उसके चारों ओर स्थित बहुत से आवेशों के कारण, क्योंकि बहुत से आवेश 1 2 3 4 n तक, बहुत से आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल का मान, लगने वाला कुल बल का मान सभी आवेशों के सदिशीय योग के बराबर होता है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे जानेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए, माना आवेश जो है वो आपका Q1, Q2, Q3 कहां तक है जी, Qn तक है। और आपका इसी तरह से स्थिति सदिश के बारे में भी जान लेते हैं कि स्थिति सदिश क्या है। स्थिति सदिश जो दिया गया है वो आपका R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn तक है। और इसी तरह से अब यहां कोई आवेश है, तो इस आवेश के कारण भी जो बल लगेगा, इस आवेश के कारण भी बल लगेगा, इस आवेश के कारण भी बल लगेगा, यानी कि सबके कारण कुछ कुछ बल लगेगा। तो बल कितना होगा जी, सभी आवेश वाला बल क्या होगा, तो बल आपका होगा जैसे कि F1, F2, F3 डॉट डॉट कहां तक, Fn तक। तो ये आपका बल हो गया। अब हम बात करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? अध्यारोपण के सिद्धांत से देखिएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत से, अभी अध्यारोपण के सिद्धांत में हम आपको बताए थे कि किसी दिए गए आवेश के चारों ओर स्थित बहुत से आवेशों के कारण जो लगने वाला बल होगा, इन सभी आवेशों के कारण लगने वाला जो बल होगा, यहाँ पे लगने वाले बल के सदिशीय योग के बराबर होगा। अर्थात ये जो बल है F,
इस F के बल के बराबर क्या होगा जी, इन सब का बल। तो इन सब का बल क्या है, F1 F2 F3, यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn। तो इस तरह से देखिए आप लोग, इस बल के बराबर ये सभी बलों का योग होगा, और यही बलों का योग जो होता है अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। काफी शॉर्ट फॉर्म में हम बताए हैं। अब देखते हैं कि अब हम चाहें तो इतना बड़ा समीकरण क्यों लिखें, इसको चाहे तो और भी छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा करेंगे, तो इस बल के लिए तो बल लिखेंगे, और इन टोटल के लिए हम लोग प्लस ना दे करके सिग्मा का उपयोग कर लेते हैं। सिग्मा, समेशन सिग्मा, और कहां से कहां तक, आई का मतलब होता है इनिशियल का मतलब शुरुआत कहां से की है जी, 1 से, और कहां तक ये लेके गए हम लोग, फाइनल f बराबर कितना तक, तो n तक। परंतु क्या इनिशियल 1 से स्टार्ट किए हैं और f फाइनल n तक पहुंचे हैं, लेकिन किसको लेकर के पहुंचे हैं, तो f को, f यानी कि f आपका हो गया। और इस तरह से इन बड़े से समीकरण के लिए हम लोग एक छोटा सा समीकरण लिख लिए, जिसको हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत का फॉर्मूला कह सकते हैं, और ये था आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर आपको मेरे पढ़ाते समय कहीं भी किसी भी तरह की अगर कोई समस्या होती है तो उसको कमेंट में जरूर लिखें, जिससे मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। और मैं बार बार ये बताता हूं कि अगर आपको कमेंट से भी अगर सुविधा नहीं मिल पा रही है तो उससे भी ज्यादातर सुविधा आपको इससे संबंधित मिल जाएगा। आप इस नंबर के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और आपकी समस्या का समाधान बहुत ही शीघ्र हम कर देंगे। तो इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, और ये विद्युत क्षेत्र जिसका हम लोग अंग्रेजी क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित जो कुछ भी टर्म्स होगा ये सभी हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। इसका एसआई मात्रक, इसका बीमा, सब कुछ, डिफिनेशन भी, सब कुछ। चलिए देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे उस आवेश का प्रभाव दिखाई देता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मेरे कहने का अर्थ क्या था, इस कहने के अर्थ को समझेंगे। वास्तव में हम किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के समझा रहे हैं, उसके बाद इस टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि अगर हम कोई चुंबक लेते हैं, मान लीजिए कि ये एक चुंबक है यानी कि मैग्नेट, और मैग्नेट में आप देखे होंगे कि मैग्नेट जो है वह किसी मैग्नेटिक वस्तु को अट्रैक्ट करता है, लेकिन कहां से अट्रैक्ट करेगा, यहां रखेंगे तो अट्रैक्ट कर लेगा, यहां रखेंगे तो अट्रैक्ट कर लेगा, इसका हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, कहां से करेगा, जैसे कि हम इसको और नजदीक लाते हैं, और नजदीक लाते हैं, और नजदीक लाते हैं। मान लीजिए कि हम यहां लेकर के आ गए तब भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, यहां लेके आ गए थोड़ा सा और नजदीक तब भी नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही यहां लाते हैं कि अट्रैक्ट करने लगता है। इससे साबित होता है कि इसके बराबर ये जितना दूरी है इसके बराबर चारों तरफ ये एक सर्कल में, एक एरिया में अपना एक कुछ प्रभाव दिखा रहा है। तो जहां तक ये प्रभाव दिखा रहा है अट्रैक्शन का, वह इस चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उसी प्रकार अगर कोई यहां पर चार्ज है और ये चार्ज जितने दूर तक अपने प्रभाव को दिखाता है वह उसका हिस्सा, वह उसका क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात हम डिफिनीशन इसका कैसे लिखेंगे, डिफिनीशन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप लिख सकते हैं किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र
जिससे उस आवेश का प्रभाव दिखाई देता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गई बात? देखिए, तो ये था आपका विद्युत क्षेत्र। अब इसको बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो अदिशीय रूप से अनंत तक फैला होता है। कहां तक फैला होता है जी? अनंत तक फैला होता है। और ध्यान रखा जाए कि प्रयोग की दृष्टि से एक खास दूरी तक सीमित होता है। ऐसे कहने के लिए तो अनंत तक फैला होता है, लेकिन अगर इसका हम प्रायोगिक दृष्टि देखें कि हम कहां तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो ये किसी खास बिंदु तक ही फैला होता है। परंतु इसके बाद और भी हम बात जानेंगे इससे संबंधित कि विद्युत क्षेत्र की जो उपस्थिति होती है, उस उपस्थिति को व्यक्त करने के लिए हम 3 राशियों का प्रयोग करते हैं। इस टर्म्स को लिखेंगे हम लोग। विद्युत क्षेत्र को उपस्थिति यानी कि विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति को व्यक्त करने के लिए 3 राशियों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से राशि होंगे जी? कितने राशि होंगे? तो 3 राशि। 3 राशियों का हम लोग प्रयोग करते हैं इसको व्यक्त करने के लिए। विद्युत क्षेत्र को, इस क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए हम लोग 3 राशियों का प्रयोग करते हैं। और ये 3 राशि कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला राशि है आप लोगों का विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। दूसरा है विद्युत विभव, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरा है तीसरा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो ये 3 राशियों के द्वारा हम लोग विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं या इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। और विद्युत क्षेत्र से ही चलता हम लोगों का ये तीनों जो है काफी इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से इससे संबंधित या तो इससे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग इसको बारी बारी से एकदम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत तीव्रता के बारे में। विद्युत तीव्रता जाने कि क्या है, परंतु इस विद्युत तीव्रता को जानने के लिए हमको एक दूसरे टॉपिक पे चलना होगा, तब जाकर के विद्युत तीव्रता अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद विद्युत तीव्रता को पढ़ेंगे। तो टॉपिक क्या होगा हम लोगों का जी? परीक्षण आवेश। क्या होगा जी? हम लोग का टॉपिक होगा परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। देखिएगा, हम लोगों को विद्युत तीव्रता
तीव्रता पढ़ने के पहले हम लोगों को टेस्ट चार्ज पढ़ना पड़ेगा कि टेस्ट चार्ज क्या है। चलिए टेस्ट चार्ज का हम आपके सामने डिफिनेशन प्रस्तुत कर रहे हैं, डिफिनेशन को ध्यान से सुनेंगे। वह काल्पित आवेश जिसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, सिंपल सी बात है, वह काल्पित आवेश जिसका कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता है उसे हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जिस तरह से हम लोग अभी पढ़े विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन परीक्षण आवेश का कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परीक्षण आवेश। अब बात करते हैं कि परीक्षण आवेश किस तरह का होता है। तो परीक्षण आवेश में हम लोग कुछ नोट में लिख लेंगे। परिभाषा तो आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो फिर से मेरे बातों को सुन करके एक बार आप रिपीट करके लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग परीक्षण आवेश से संबंधित कुछ मुख्य बातें। परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक लेने की प्रवृत्ति है। परीक्षण आवेश कैसा होता है जी? हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। इसके बाद दूसरा, परीक्षण आवेश कभी भी किसी दूसरे पर बल नहीं लगा सकता है। यानी कि जो ये परीक्षण आवेश होगा किसी भी दूसरे पर बल नहीं लगा सकता है, लेकिन कोई भी दूसरा आवेश परीक्षण आवेश पर बल लगा सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी परीक्षण आवेश किसी दूसरे वस्तु पर बल नहीं लगा सकता है, परंतु कोई भी दूसरा वस्तु या कोई दूसरा बल जो होगा परीक्षण आवेश पर बल लगा सकता है। ये बातें अगर आपको समझ में आ गई होगी तब हम लोग बात करते हैं विद्युत तीव्रता के बारे में। आइए अब हम लोग विद्युत तीव्रता को जानें। और हेडिंग हम लोगों का होगा अब विद्युत तीव्रता। क्या हेडिंग लिखेंगे जी? विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो हम लोग अब विद्युत तीव्रता के बारे में जानेंगे, सुनेंगे इसका डेफिनेशन। प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। प्रति एकांक आवेश पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। और इसे किससे सूचित करते हैं जी? तो इसका सूचक होता है वेक्टर ई। वेक्टर ई से सूचित करते हैं विद्युत तीव्रता। तो इसका सूचक भी याद रखेंगे क्योंकि सूचक की जरूरत पड़ेगी हमें बार बार। कैसे जी नोट करेंगे? तो विद्युत तीव्रता को ई से सूचित कर लेते हैं। अब हम इसके लिए एक फिगर बनाते हैं और फिगर के माध्यम से हम लोग इसका फार्मूला भी ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आवेश है और आवेश को मान लेते हैं कि ये प्लस हो माइनस हो, मान सकते हैं, अब हमारे मानने की बात है। तो प्लस मान लीजिए और ये कुछ दूरी पर मान लीजिए कि एक बल लग रहा हो F, और ये एक बल लग रहा हो और इसके कुछ दूरी पर मान लीजिए कि एक छोटा सा आवेश है Q, जहां पे विद्युत तीव्रता कितना है जी? E है। और इस आवेश से
आवेश के बीच की दूरी भी जान लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये आवेश अगर हम कैपिटल Q ले लेते हैं तो इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा जी, r ले लेते हैं स्मॉल r। और फिर से हम लोग डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा आवेश ये हो गया और उसमें छोटा सा आवेश यानी कि एकांक आवेश स्मॉल q हो गया और इस पे लगने वाला बल F हो गया और यहीं पे तीव्रता भी आपका E है। तो यहां से क्लियर हो जाएगा डिफिनीशन। प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता यानी कि E कहते हैं। जब E कहते हैं तो इसका फॉर्मूला कैसे तैयार करते हैं, जैसे कि चूंकि Q आवेश पर F बल लगता है, Q आवेश पर कितना बल लगता है, F बल लगता है, तो इसलिए एकांक आवेश पर कितना बल लगेगा। तो आप लोग पढ़े होंगे एक एक नियम पर सवाल कि 5 कलम का दाम 10 रुपया है तो 1 कलम का दाम 2 रुपया होता है, उसको डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो एक का जब भी बात आता है तो हम क्या करेंगे, F बाई Q बल लगेगा। कितना बल लगेगा जी, F बाई Q बल लगेगा। और जब इतना लगेगा तो इसी को हम लोग विद्युत तीव्रता कहते हैं जी। तो अर्थात हम लोग को क्या मिलेगा फॉर्मूला यहां से, E बराबर F बाई Q। इस तरह से हम लोग को फॉर्मूला क्या मिल गया जी, E बराबर F बाई Q। तो ये हमारा फॉर्मूला रहा और ये E बराबर F बाई Q जो होगा इसको हम लोग लिख लेते हैं इन स्केलर में। और अगर हम E के बारे में बात करते हैं, E बराबर में वेक्टर F बाई Q, तो ये चीज हमारा हो जाता है इन वेक्टर फॉर्म में। तो दोनों फॉर्म में आपका ये फॉर्मूला हो सकता है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ेंगे कि आखिर ये नोट्स कौन कौन से हैं, इस नोट्स को भी जानेंगे। चलिए नोट्स जान लेते हैं। सबसे पहले विद्युत तीव्रता से संबंधित कुछ नोट हैं। नोट फर्स्ट क्या है जी, विद्युत तीव्रता सदिश राशि है। कैसा राशि, सबसे पहला महत्वपूर्ण बात कि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बात कि इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये क्या होगी जी, इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। अब हम लोग तीसरा बात करते हैं इसके बीमा के बारे में। इसका बीमा होता है MLT -3 A-1। इसका बीमा क्या होता है जी, MLT -3 A-1। ये इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बातें थी। जब सबसे महत्वपूर्ण बातें ये थी तो अब कितने लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि हम लोग इसमें कुछ फॉर्मूला भी पढ़े। जब फॉर्मूला पढ़े तो इससे कुछ सवाल भी बनना चाहिए। तो आखिर सवाल कैसे बनते हैं, इस तरह का सवाल कैसा होता है, इसको भी जानेंगे और उसको भी हम लोग नोट के माध्यम से ही जान लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 4th नंबर में नोट जान लेते हैं। अब नोट कैसे कि इसमें हम देखें कि 2 आवेश रखे गए हैं और जब 2 आवेश रखे गए हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वह बल तो आप देखिए कि F होता है और इनके बीच जो तीव्रता होती है वह बल के बराबर होता है। तो जब बल के बराबर होता है तो आप लोग इस चैप्टर में कूलॉम का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R² फॉर्मूला होता है। और
उसी चीज को यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं, उसी से संबंधित बातें यहाँ जानते हैं। अब क्या था कि यहाँ पे हम लोग जो बल पढ़ते थे वहां इन दोनों आवेशों के बीच पढ़ते थे, परंतु यहाँ हम लोग केवल एक ही आवेश पे पढ़ रहे हैं, केवल एक ही आवेश पर बल लग रहा है। इस आवेश से हमको कोई मतलब ही नहीं है। जब इस आवेश से हमको कोई मतलब नहीं है तो इस तरह से अब हमें यहाँ E का फॉर्मूला क्या मिलेगा जी? तो 1/4πε0 इंटू Q/r²। यहाँ पे बड़ा Q या छोटा Q कोई भी Q रख सकते हैं। तो आइए इससे संबंधित हम लोग एक न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं, एक सवाल बनाते हैं कि किस तरह का सवाल होगा और किस तरह से उसे बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। इसके लिए आप एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आवेश है और इस आवेश से कुछ दूरी पर, दूरी का नाम हम रखेंगे, कुछ दूरी पर मान लीजिए कि विद्युत तीव्रता E है और कितना कूलाम जी? मान लीजिए कि 5 कूलाम आवेश है, Q बराबर 5 कूलाम आवेश मान लीजिए, और इनके बीच की दूरी को कितना मान लीजिए? R बराबर 3 मीटर मान लीजिए, 3 मीटर मान लीजिए। जब 3 मीटर मान लिए तो अब हम लोग निकालते हैं विद्युत तीव्रता के बारे में। तो विद्युत तीव्रता E बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। फॉर्मूला में वैल्यू रखिए। इस टोटल का वैल्यू हम आपको पहले बता चुके हैं, कितना वैल्यू होता है? 9 × 10⁹ इंटू Q का वैल्यू हम लोग का कितना है? 5, तो 5 रख लेंगे। R का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, तो E इक्वल हो जाएगा 9 × 10⁹ गुणे 5/9, और इस तरह से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर में क्या वैल्यू मिलेगा? 5 × 10⁹, और इसका मात्रा क्या होगा? तो मात्रा का भी हम आपको पहले बता चुके हैं, ये न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर होता है। तो इस तरह से वोल्ट पर मीटर इसका मात्रक हुआ, या न्यूटन पर कूलाम भी लिख सकते हैं, और इस तरह से आप कोई भी सवाल विद्युत तीव्रता से संबंधित बना सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं विद्युत तीव्रता के गुण के बारे में, कि विद्युत तीव्रता का गुण क्या है। तो उसको भी आप लिखेंगे, हेडिंग्स लिखेंगे, विद्युत तीव्रता के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स। क्या हेडिंग होगा हम लोगों का? विद्युत तीव्रता के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, विद्युत तीव्रता के गुण। हम इसके पहले कुछ गलत बोल दिए थे, खैर इस बात को ध्यान रखेंगे। अब विद्युत तीव्रता के गुण के बारे में हम लोग जानेंगे कि विद्युत तीव्रता के गुण क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में हम लोग गुण जान लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है? विद्युत तीव्रता के गुण लिखते चलेंगे। विद्युत तीव्रता धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती है। विद्युत तीव्रता धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती है। पहला फिगर भी ड्रॉ कर लेंगे। एक धन आवेश है और इस धन आवेश से बाहर की तरफ निकलता हुआ प्रकट हो रहा है।
दूसरा हम लोग जानते हैं निगेटिव आवेश के बारे में कि विद्युत तीव्रता निगेटिव आवेश के अंदर की तरफ प्रवेश करती हुई, मतलब कि प्रवेश करती है या प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है। तीसरा इसका गुण होता है विद्युत तीव्रता संरक्षित क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है जी? संरक्षित क्षेत्र होता है। संरक्षित क्षेत्र का मतलब होता है कि इसे ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही इसे खत्म किया जाता है। अर्थात इसका मतलब इंटीग्रेशन EdL इक्वल 0 होता है। इसका वैल्यू इंटीग्रेशन EdL इक्वल 0 होता है, जिसे हम लोग अगले अध्याय में सिद्ध करेंगे। इसके बाद बताया जा रहा है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को, नेक्स्ट गुण को, कि विद्युत तीव्रता जो होता है वह वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। कौन सा? वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। यानी कि विद्युत तीव्रता E समानुपाती 1/r², या इसे पढ़ सकते हैं E व्युत्क्रमानुपाती r²। इसके बाद इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग जानते हैं। विद्युत तीव्रता किसी धन आवेश के पास बहुत अधिक मात्रा में होती है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक धन आवेश है और यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में विद्युत तीव्रता E है, यानी कि किसी धन आवेश के पास विद्युत तीव्रता बहुत अधिक होता है, परंतु जैसे जैसे दूर जाने लगता है यह कम होते चला जाता है। जिसे बात करते हैं यहाँ बहुत ज्यादा है और आगे बढ़े थोड़ा सा तो ये वैल्यू थोड़ा कम हो गया, और आगे बढ़े तो वैल्यू क्या हो गया जी? और कम हो गया, और आगे बढ़े तो और कम हो गया। यानी कि विद्युत तीव्रता किसी धन आवेश के पास बहुत ज्यादा होता है और जैसे जैसे धन आवेश से दूर जाते हैं उसका मान कम होते चला जाता है। तो ये था इसका मुख्य प्रॉपर्टीज, मुख्य गुण। अब विद्युत तीव्रता का भी अध्यारोपण का सिद्धांत हमें पढ़ना होता है, तो उसको भी इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में हम लोग जान लेते हैं कि विद्युत तीव्रता की अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। उसे शॉर्टकट में हम लोग जान लेंगे, विद्युत तीव्रता का अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी कि विद्युत तीव्रता की अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत तीव्रता के अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। उस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे कि कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए कि यहाँ पे मूल बिंदु है और उस मूल बिंदु से यहाँ पे कोई आवेश है, मान लीजिए कि आवेश Q1 है, और इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए Q2 है, यहाँ पे मान लीजिए Q3 है, और यहाँ पे मान लीजिए आपका Q4 है, डॉट डॉट यहाँ पे आप मान लीजिए Q1 है, और इस तरह से हम लोगों का एक ये फिगर मिल गया, और यहाँ पे ये मूल बिंदु हो गया, और इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसकी स्थिति सदिश को जान लेते हैं। ये स्थिति सदिश आपका R1 हो जाएगा, ये R2, ये R3, ये R4 और ये आपका Rn हो जाएगा। सबके ऊपर वेक्टर लिख सकते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि इसमें तीव्रता वाली बात आती है, तो तीव्रता Q1 के साथ कितना तीव्रता उत्पन्न होगा, तो वेक्टर E1, और इसी तरह से इसका कितना हो जाएगा, वेक्टर E2, और इसका वेक्टर E3, और इसका वेक्टर
E4 और डॉट डॉट इसका वेक्टर n। तो ये विद्युत तीव्रता उत्पन्न हो गया। विद्युत तीव्रता के संबंधित हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग विद्युत तीव्रता का अध्यारोपण का सिद्धांत का डिफिनीशन जानेंगे और साथ ही इसका कैलकुलेशन भी कर लेंगे। देखिए, आप लोग पहले जो विद्युत तीव्रता का सिद्धांत पढ़े या अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े उसी से संबंधित ये भी होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसको लिख लेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है, अर्थात किसी बिंदु पर बहुत से आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत तीव्रता कुल आवेशों के कारण उत्पन्न तीव्रता के सदिशीय योग के बराबर होता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आवेश हम लोगों का कितना मिला हुआ है जी, तो आवेश हम लोगों का मिल चुका है Q1 Q2 Q3 Q4 कहां तक, Qn तक। सदिश स्थिति सदिश कितना मिला हुआ है, स्थिति सदिश हम लोग को मिला है R1 R2 R3 R4 कहां तक, Rn तक। हम लोगों को तीव्रता कितना मिला हुआ है, तीव्रता कितना मिला हुआ है, E1 E2 E3 E4 डॉट डॉट En तक। और हम आपको पहले भी बता दिए कि यहाँ मूल बिंदु पर जो तीव्रता होगा उसको E मान लेते हैं। तो इस E के बराबर इन सभी तीव्रता का योगफल होगा। कैसे देखेंगे, तो E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट डॉट प्लस En तक होगा। जब इतना होगा तो इस E और इस E के बराबर इस E का वैल्यू देखते हैं। तो इस E1 का वैल्यू हम लोग पता किए थे, कितना हुआ था जी हम लोग का वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1/R1 का स्क्वायर प्लस, अब इसका वैल्यू कितना ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2/R2 का स्क्वायर। और इस तरह से इसका भी लिखेंगे हम लोग, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q3/R3 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q4/R4 का स्क्वायर डॉट डॉट। अब इसका लिखेंगे n वाला का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1/Rn का स्क्वायर। अब देखते हैं कि इतना बड़ा समीकरण हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। कॉमन हो सकता है, बहुत सारी चीज कॉमन होगा, जैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन सब में से हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा, Q1/R1 का स्क्वायर प्लस Q2/R2 का स्क्वायर प्लस Q3/R3 का स्क्वायर प्लस Q4/R4 का स्क्वायर डॉट डॉट Q1/Rn का स्क्वायर। अभी भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ा समीकरण है, इसको और भी छोटा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, तो हम अध्यारोपण के सिद्धांत में बताए, उसके लिए हम लोग सिग्मा का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इन टोटल के लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा। इनिशियल 1 से लेकर फाइनल स्मॉल m लिखेंगे, फाइनल n तक। लेकिन क्या, तो Q/R। तो ये इस तरह से हम लोग विद्युत तीव्रता के अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग प्राप्त कर लिए। तो हम आप लोगों को इसमें 3 टर्म्स बताए थे कि विद्युत क्षेत्र को हम लोग 3 राशियों के द्वारा व्यक्त करेंगे, जिसे अध्ययन करेंगे।
जिसमें हमारा पहला था विद्युत तीव्रता, दूसरा था विद्युत विभव और तीसरा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिसको आज हम लोग विद्युत तीव्रता इसमें से पढ़ लिए। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ना है हम लोग को विद्युत विभव और इसके बाद पढ़ना है विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इन दोनों को हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश कर लें, जिससे कि मेरा नया नया वीडियो जो है मिलता रहे। और बहुत जल्दी अब सभी सब्जेक्टों का आप लोग को वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा, क्लास 8 से लेकर के और क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्टों का, सभी सब्जेक्ट यानी कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, जीएस, सभी चीजों का आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।